Hello everyone, this is Abhishek Tripathi and you are watching एटी की पाठशाला। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के, उनमें हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसमें था कि अगर इस तरह हमारे ये एक ए वेक्टर दिया हुआ है, इसके हेड से जुड़ा हुआ एक बी वेक्टर है और इसके हेड से जुड़ा हुआ है इसके टेल तक में सी वेक्टर है, तो इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 वेक्टर के बराबर। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था कि 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हों, सेम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो इनका जो सम होता है ये होता है 0 के बराबर। सो ये रहा हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ये रहा ट्रायंगुलर या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें उसका यूज़ जानना होगा कि उसे हम पढ़ते क्यों हैं, उसका यूज़ क्या है। इस लॉ के बाद हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करना। अगर कोई वेक्टर 1D में है, 2D है या 3 डायमेंशन में है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यानी पैरेललोग्राम लॉ है, उसमें हम किसी भी अगर एक दो वेक्टर हैं, 2-3 वेक्टर हैं, तो उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं कि किस एंगल से वो कहाँ पे है। सो अगर हम सिंपली अगर 2 वेक्टर ले लें, एक यहाँ ले लें और एक यहाँ ले लें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। इस वेक्टर को हम सेम ही रहने दें, इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे और रखेंगे ऐसे कि इसके तो पैरेलल रहे और इसका जो हेड है दूसरे वाले वेक्टर के टेल को टच करे, यानी कोइंसाइड करे। सो जो वेक्टर यहाँ से बनेगा, इसको उठा के लाए उसके टेल से, ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करना है ये हम जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ में। इसमें पॉइंट क्या है, यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन and magnitude of resultant vector of 2 vectors। टू वेक्टर्स या 2 से ज़्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं। मेनली ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये 2 वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सो इसमें थ्योरी ये है कि कोई भी जो 2 वेक्टर्स हैं उनको हमें इस तरह एडजस्टमेंट करना है कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। 2 वेक्टर से हमें पैरेललोग्राम बनाना होगा। उसके बाद जो उसका डायगोनल होगा
वो हमें देगा रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी उसी से फाइंड करेंगे, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी। दो वेक्टर्स हैं, उनको पैरेललोग्राम बनाएंगे शेप, उसके बाद जो डायगोनल होगा वो हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। सो अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, एक तरफ मैं फिगर बना दूंगा और एक तरफ स्टेप्स। स्टेप 1 है एडजस्ट टू वेक्टर्स such that their tails coincides या coincide। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो हमारे पास ये बी वेक्टर मान लें और एक ये मान लें हम ए वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो पहला स्टेप ये है कि एडजस्ट टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स कोइंसाइड। ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी टेल्स को कोइंसाइड कर देना है, यानी इनकी टेल्स को मिला देना है। सो जो दो वेक्टर्स हैं इनकी टेल्स को चलिए मिला देते हैं। ये हमने दो वेक्टर्स लिया था, इनके टेल्स को मिला दिया। सिंपली अगर हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा, तो इनको उठा के हम इनकी टेल्स को मिला देंगे, यानी कोइंसाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये है जो सेकंड हमारा स्टेप है वो है कि ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड सेम एज बी वेक्टर। तो हमें देखना है क्या करना है कि ए वेक्टर के हेड से हमें एक वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन होगी बी वेक्टर के पैरेलल। तो इसके पैरेलल हम बना देंगे, और हमने इसका साइज इक्वल क्यों रखा, क्योंकि हमें बोला गया है कि मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के सेम होना चाहिए, इसलिए इसका जो लेंथ होगा वो बी वेक्टर के बराबर होगा। सिंपली हमने ये बी वेक्टर उठा के यहाँ पे छाप दिया। अब जो थर्ड स्टेप है इसके लिए मैं स्टेप 1 इरेज कर देता हूँ। तो स्टेप थर्ड ये है कि ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ बी वेक्टर सच दैट its magnitude and direction is same as a वेक्टर। डायरेक्शन या हम बोल दें कि उसी के पैरेलल, तो ए वेक्टर को भी हमें इसी तरह सेम छाप देना है। तो ये हमारा बन गया एक पैरेललोग्राम, कुछ लग रहा है पैरेललोग्राम की तरह, हालांकि एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं बन पाया, बट ये हम मान लेंगे कि ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा। तो जो यहां से हमारा जो ये
यहाँ से हमारा जो डायगोनल है ये हमें देगा आर वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये इसका है सिंपली। तो इसकी आगे थ्योरी ये होगी, वी कंस्ट्रक्टेड अ पैरेललोग्राम, इसके बाद इट्स डायगोनल विल बी रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर। तो ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की थ्योरी। अब हम इस लॉ को यूज करके कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीखेंगे। सो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इरेज कर दूंगा। वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद नोट कर लें। ये जो लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। आप स्कूल में अगर स्कूल में जो टीचर्स होंगे वो आपको कराएंगे पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है, यानी प्रैक्टिकल होता है इसका। तो अब हम बोर्ड पे एनालिटिकल मेथड से कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले तो हम, ये था हमारा बी वेक्टर, ये था हमारा ए वेक्टर, फिर से ये हमारा बी वेक्टर एंड ये ए वेक्टर, और ये जो है ये हमारा है आर वेक्टर। हमें फाइंड करना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर हम देखें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल्स को इंसाइड कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाइए और वहाँ पे पहला जो वेक्टर का पहला चैप्टर था, सॉरी पहला जो लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स जब आपस में कोइंसाइड करते हैं, उनकी टेल्स कोइंसाइड करती हैं, तो जो स्मॉलर एंगल बनता है वो हमारा हो जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हो गया हमारा थीटा। अब हमें आर वेक्टर फाइंड करना है। तो आर वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ से एक डॉट 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 लाइन खींचनी होगी, यहाँ से भी। इसे हम मान लेंगे x और इसे मान लेंगे हम y, और ये हमारा अभी एंगल हो जाएगा थीटा। क्यों? ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये दो लाइन पैरेलल हो गई और इनकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इनसे जो एंगल बन रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। अब हमें जानना है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमारा ए हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, और जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा। ये हमें मान लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा बी, एंड जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर हम मान लेंगे। अब अगर हम साइन थीटा लें इसका, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये जो ट्रायंगल है
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, एंड जो परपेंडिकुलर है वो वाई है, और जो एच है वो हमारा ये हो जाएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें लेना है, तो बी हो जाएगा, ये बी के बराबर हो जाएगा, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन बी के बराबर। और अगर हम साइन थीटा इक्वल्स टू डायरेक्टली ले लें वाई अपॉन बी, इट इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स बी इंटू साइन थीटा। इसका हमें आगे यूज करना है। और अगर हम इसी का कॉस थीटा ले, कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो बेस है हमारा वो है एक्स, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो यहां से सिंपली हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अपॉन बी, एंड इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स बी कॉस थीटा। तो यहां से हमने थीटा को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद आप नोट कर लें, तो मैं इरेज कर दूं। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है b cos थीटा, y की वैल्यू आई है b sin थीटा, ये आ गई। अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा, क्योंकि a तो इसका हो जाएगा और जो b cos थीटा ये है, ये पूरा हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। सिंपल है। और ये तो हमारा है y इक्वल्स टू b sin थीटा। अब अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे c मान लें, तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें हम, तो होता क्या है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। यहाँ पे h जो है ये हमारा r है, तो इसे हम उल्टा कर दें, r स्क्वायर इक्वल्स p हमारा ये है, तो b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r इक्वल्स ये b, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो r स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बी स्क्वायर, इसमें हम कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर हो गया, एंड देन 2ab कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से हमारा सिंप्लीफाई हो गया, तो आर स्क्वायर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गई हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा इसका पूरे का अंडर रूट। होता नहीं कि यहां से अगर यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई है तो उधर जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे प्लस है तो वहां पर उधर साइड में माइनस इक्वल के उधर, और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा काम की चीज जो हमें इंपॉर्टेंट था, ये हो गया। जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा यानी आर इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर ए जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हम अगले थोड़ी देर में बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का। सो ये हो गया ए वेक्टर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो यहाँ पे थीटा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है। अब हमें देखना है कि आर वेक्टर कितने एंगल पे है ए वेक्टर या बी वेक्टर के, मतलब कि कोई अगर आर वेक्टर है तो वो कितने एंगल पे एलिवेट है ए वेक्टर से या बी वेक्टर से कितना नीचे है, ये हमें फाइंड करना है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, कितना एंगल बना रहा है वो हमें कैसे फाइंड करना है ये हम देखना पड़ेगा। सो इसे आप नोट कर लें, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो अगर हम मान लें कि जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर से एंगल बना रहा है अल्फा, अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या क्या यूज करके एंगल फाइंड करना। सपोज इसे मैं यूज करना हमें बेस और परपेंडिकुलर, तो हम ले लेंगे tan अल्फा इक्वल्स P अपॉन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P हमारा कितना हुआ है B साइन थीटा, एंड जो बेस है वो कितना है A प्लस बी कॉस थीटा, पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा। सिंपली हम यहाँ पे tan अल्फा इक्वल्स हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। ये भी आप स्टार बना लें और नोट कर लें। तो जो एंगल अल्फा है ये हमें बता रहा है कि जो बेस वेक्टर है यानी ए वेक्टर है उससे वो कितना एलिवेट है, आर वेक्टर कितना एलिवेट है। सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल में या 3 डायमेंशन में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जानना कि 1D 2D और 3D का मतलब क्या होता है। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन, यानी हम किसी एक एक्सिस की बात करेंगे, या तो हम एक्स एक्सिस की बात कर लेंगे या तो वाई एक्सिस की बात कर लेंगे या तो जेड एक्सिस की बात कर लेंगे। सपोज अगर ये पेन है, नहीं एक ये लाइन बना दें या एक
पतली सी एकदम, बहुत ज़्यादा पतली पेंसिल है या एक स्टिक है, एक स्टिक है, और यहाँ पर एक चींटी बैठी हो, एक चींटी बैठी हो, तो ये किधर जा सकती है? या तो इधर जाएगी और या तो इधर ही जाएगी। एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। हाँ, अगर उसके पास ऑप्शन होता कि बैक गियर लगा के पीछे आ जाती तो पीछे भी आ सकती थी। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सिस की, तो ये सिंपली केवल आगे जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। तो रहेगी तो ये एक ही एक्सिस पे। हालांकि अगर ये एक्स एक्सिस मान लें हम, यहाँ जीरो से स्टार्ट करें तो यहाँ पे पॉजिटिव गई फिर नेगेटिव जा सकती है। तो यहाँ पर वन डायमेंशन की बात हो रही है। बट अगर हम बोर्ड ले लें, अगर हम ये व्हाइट बोर्ड ले लें और इस चींटी को यहाँ छोड़ दें, अगर इस सॉरी चींटी लग नहीं रही है, अगर ये चींटी है तो ये कहाँ कहाँ जा सकती है? या तो यहाँ चली जाएगी, या तो यहाँ चली जाएगी, या तो यहाँ, और या तो यहाँ। यानी ये दो एक्सिस में घूम सकती है, दो एक्सिस में जा सकती है। अब 90 डिग्री बनाएंगे तभी तो एक्सिस होगी ना यार। यानी यहाँ पे बात करेंगे हम दो एक्सिस की, तो वहां हो जाएगा टू डायमेंशन। वेक्टर्स में अगर दो एक्सिस इन्वॉल्व है तो वो टू डायमेंशन हो जाएगा, टू डायमेंशनल वेक्टर हो जाएगा। अब टू डायमेंशनल वेक्टर ऐसे भी हो सकता है कि एक्स और वाई ले लें, या वाई और जेड ले लें, या एक्स और जेड एक्सिस ले लें। तो ये हो जाएगा हमारा टू डायमेंशनल वेक्टर। अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन की। अगर सपोज आपका रूम है, वहां पर एक 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 क्या छोड़ दें यार, मधुमक्खी छोड़ दें। एक अगर मधुमक्खी छोड़ दें आपके रूम में, तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, और तीसरा क्या है कि वो ऊपर भी जा सकती है। एक हनी बी को आपके रूम में छोड़ दें तो वो या तो जमीन में एक तरफ चलेगी, या तो इधर चल जाएगी, या तो ऊपर उड़ के आ जाएगी। यानी वो तीन एक्सिस का यूज करेगी अगर वो उड़ सकेगी तो वो हो जाएगा हमारा थ्री डायमेंशन, जहां पर हम बात करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की। सिंपली कोई भी अगर फ्लाइंग एनिमल या इंसेक्ट है तो वो थ्री डायमेंशन में आराम से घूम सकता है। बट क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हमारे पंख कहाँ है यार। तो ये हो गई हमारी बात थ्री डायमेंशन की। इसके बाद वेक्टर्स में हम कैसे लिखते हैं? अगर मेरे पास ए वेक्टर है और हमें देखना है कि टू डायमेंशन में कैसे ले सकते हैं, तो हम बोल देंगे थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप। अब ये आई कैप और जे कैप अगर आपको जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे जो सेकंड लेक्चर है वो देख सकते हैं। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग दी एक्स एक्सिस। मतलब कि जो हमारी ये तीन एक्सिस होती हैं, कुछ लग रहा कि नहीं? ये हमारे थ्री एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड जो ऐसे बाहर की ओर आ रही है, ऐसे छाप दिया है, ये जेड एक्सिस है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है उसे हम बोलते हैं आई कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को बोलते हैं हम जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं के कैप। तो जब भी हमें ये लिखा मिले कि थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, तो हम मान लेंगे कि जो थ्री यूनिट है, यानी थ्री यूनिट हम चलेंगे एक्स डायरेक्शन में, टू चलेंगे जे कैप यानी वाई एक्सिस की तरफ, टू यूनिट। सो इसका हमें ये हो जाएगा हमारा टू डायमेंशन। अब
अगर हम कोई बी वेक्टर ले लें, उसका हो 5 i कैप, 4 j कैप, 7 k कैप, तो इसमें हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं? एक्स एक्सिस से भी चल रहे हैं 5 यूनिट, जे कैप यानी वाई एक्सिस से भी चल रहे हैं 4 यूनिट, और जेड एक्सिस में चल रहे हैं हम लोग 7 यूनिट। तो ये हो गया हमारा मतलब आई और जे और के कैप का। जब किसी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात की है जो वेक्टर का सेकंड लेक्चर है उसमें। सो कैसे फाइंड करना है हमें मैग्नीट्यूड, अब ये बात करनी है। अगर हमारा ए वेक्टर है, या मान ले हम ए वेक्टर है, उसमें दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर का मॉड। मॉड का मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सिंपली हम एक अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा, उसके बाद ये जो ए है, इतने यूनिट हमें चलना है आई कैप यानी एक्स की डायरेक्शन में, उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जो भी सेकेंड एक्सिस जो है हमारी वाई एक्सिस यानी जे कैप, तो उसका भी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। अगर हमारे पास बी वेक्टर है, सपोज मान लीजिए 2 k कैप प्लस 5 j कैप, सिंपली हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ऐसे करें, अंदर करें, अंडर रूट लगाएं, उसके बाद 2 का हमें स्क्वायर कर देना है, फिर 5 का स्क्वायर कर देना है, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 25, देन इट इक्वल्स टू अंडर रूट 29। ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ जिनमें हम जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का जो लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ, उसका यूज होगा और मैग्नीट्यूड का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम दो वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो कितना एंगल बना रहा है बेस वेक्टर से। सो मैं एक फिगर बना देता हूँ। ऐसे मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड जो बी वेक्टर है वो है आई कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप। तो और एंगल बिटवीन वेक्टर्स है थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। फाइंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी आर वेक्टर का मॉड एंड एंगल बिटवीन एंगल एलिवेशन ऑफ आर वेक्टर। तो इसका सबसे आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। जो सॉल्यूशन होगा वो ये है। पहले हम फिगर बना लेंगे। मान लीजिए बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया, ये थीटा है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है आर वेक्टर। आर वेक्टर के लिए हमें चाहिए क्या? अंडर रूट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो उसके लिए चाहिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारे पास थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। ए और बी क्या है? ए और बी है हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये सब तो कांस्टेंट है, 2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि आई के साथ कोई नहीं है तो 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर से 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स अंडर रूट 6। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √6 आ गया। इसी तरह हम बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फाइंड करेंगे। वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4 इट इक्वल्स √14। ये हमारी वैल्यू आ गई ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो। ये याद रखिएगा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कर लेंगे। सो यहां से मिला था हमें ए इक्वल्स √6, बी इक्वल्स √14। इसमें वैल्यू पुट करें तो √6 का होल स्क्वायर प्लस √14 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी √6 इंटू √14 इंटू कॉस 45 डिग्री। ये अंडर रूट के साथ जाएगा। सो √6 का स्क्वायर जो होगा वो 6 हो जाएगा। 6 √14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा एंड 2 इंटू ये रूट इंटू रूट 6 इंटू 14। तो √14 6 84। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। सो अगर ये हम रूट है दोनों तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 2 तो ये हो जाएगा √6 प्लस 14 प्लस 2 इंटू √42। इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 प्लस 2√2 2√42। ये बहुत रूट में आ रहा है तो इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिए। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है अल्फा कि जो आर वेक्टर है वो बेस वेक्टर यानी ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। सो करते हैं। पहले हमें फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा कि tan अल्फा जो है वो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। सिंपली वैल्यू पुट करनी है। tan अल्फा ये हो जाएगा एंड b sin थीटा यानी b की वैल्यू थी हमारी √14 sin 45 हो जाएगा और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी √6 प्लस √14 इंटू कॉस 45 डिग्री। और इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड थोड़ा सा और उसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।